Hello and welcome to another episode on नमस्कार और India इंडिया and एंड Global ग्लोबल लेफ्ट Left. के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। Please अगर आप consider इस कार्यक्रम में नए हैं subscribing. तो कृपया सब्सक्राइब करने पर Also विचार consider करें। becoming a आप YouTube सदस्य, member संरक्षक in बन which सकते you हैं can या do a विवरण बॉक्स में small दिए गए amount लिंक का can be उपयोग करके थोड़ी visible राशि in the दान कर सकते हैं। description box. अब बिना किसी Without देरी के further मैं आज ado, रात के हमारे अतिथि welcome our राजदूत guest चार्ल्स फ्रीमैन का today, स्वागत करना चाहूंगा। Ambassador Charles राजदूत फ्रीमैन Freeman. एक अमेरिकी Ambassador सेवानिवृत्त राजनयिक Freeman और is an लेखक हैं। American राजदूत retired फ्रीमैन इंडिया एंड diplomat ग्लोबल and लेफ्ट में writer. आपका दोबारा स्वागत है। Ambassador Freeman, welcome back to India and Global Left. धन्यवाद ज्योतिष्मान, आपके साथ होना अच्छा लग रहा है। Our last interview with you, हमारा पिछला साक्षात्कार आपके साथ हमारे कई दर्शकों के लिए युद्ध की व्यापक तस्वीर को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा साबित हुआ था। वास्तव में वह वही दिन था जब ईरान के राष्ट्रपति का निधन हुआ था। राष्ट्रपति पेजेशकिन ने खाड़ी देशों से युद्ध के कारण हुई असुविधा के लिए उद्धरण अनुद्धरण माफी मांगी थी। क्या आप वहीं से आगे बढ़कर हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि तब से अब तक क्या हुआ है और युद्ध के संदर्भ में अब व्यापक तस्वीर कैसी दिख रही है? मेरा मानना है कि जो हो रहा है वह सभी पक्षों की ओर से बहुत सारी रणनीतिक हलचल है। यह अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि इस युद्ध के जनक इजराइल के उद्देश्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्देश्य काफी अलग हैं। इजराइल का लक्ष्य ईरानी राज्य का पतन, ईरानी शक्ति का विनाश, संभवतः ईरान को बिना राज्य वाली इकाइयों में तोड़ना है, लेकिन कम से कम ईरानी समाज का संहार या यूं कहें कि उसका पूर्ण विनाश करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का अनुसरण करने के लिए बहुत उलझे हुए बहानों के साथ शुरुआत की। कई अलग अलग उद्देश्य, जिनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से व्यावहारिक नहीं था। उन उद्देश्यों में से एक था शासन परिवर्तन। शासन परिवर्तन एक उद्देश्य के रूप में राज्य के पतन से कहीं कम है। तो जो हम अभी देख रहे हैं वह इन अंतरों का परिणाम है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मेरा मानना है कि इजराइल की एक रणनीति है जिसमें ईरानी राज्य का विनाश और खाड़ी अरबों को शक्तिहीन करना शामिल है। मेरा मतलब है, इजराइल इस बात से काफी खुश है कि खाड़ी अरबों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता घटे और इस तरह उनकी संपत्ति और वैश्विक प्रभाव भी कम हो। वह उनके क्षेत्र में झूठे झंडे वाले अभियान भी चला रहा है ताकि उन्हें ईरान का विरोध करने में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। और उनका रवैया बहुत कठिन है, मैं उस पर वापस आऊंगा, लेकिन ईरानी पक्ष की रणनीति भी उतनी ही स्पष्ट रही है। और ये इस बात पर केंद्रित है कि इजराइल से आने वाली उकसावनाओं और सीमित हमलों को स्वीकार करना बंद किया जाए, और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भी, तथा इजराइल द्वारा प्रस्तुत अस्तित्वगत चुनौती का जवाब उसी तरह की अस्तित्वगत चुनौती देकर दिया जाए। मेरा मानना है कि ईरानियों के उद्देश्यों को लेकर काफी स्पष्टता रही है। उनमें से कुछ लंबे समय से चले आ रहे हैं, और विडंबना यह है कि अब इस युद्ध में वे पूरे हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिबंधों में राहत। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल पंप पर कीमतें कम रखने की इच्छा से ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, यानी ईरान के लिए प्रतिबंधों में राहत। तो इस मोर्चे पर ईरान को सफलता मिली है, इजराइल को कम से कम एक निवारक स्थिति में लाने, यदि नष्ट करने में नहीं, कि ईरान के उद्देश्य में प्रगांठ हो रही है। अब हमने देख रहा है कि हमलों और पलटवारों का एक पैटर्न उभर आया है। तो अगर इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका, और वैसे ये एक संयुक्त वायु अभियान है, जब इजराइल कहता है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय नहीं किया, या संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है हमने इजराइल के साथ समन्वय नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि इस तरह का वायु अभियान बिना घनिष्ठ समन्वय के चलाया ही नहीं जा सकता। तो नतांज पर हमला, जो ईरान का परमाणु संवर्धन केंद्र है, जिसके बारे में इजराइल कहता है कि उसने ये हमला नहीं किया, अर्थात ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया।
इससे इजराइल किसी भी तरह से इस हमले में मिली भगत या जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता। पहला, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि युद्ध का उद्देश्य इजराइल ने तय किया है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और दूसरा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका मूल रूप से ईरान पर इजरायली हमले में सहायता और समर्थन कर रहा है। ऑर्डर हमला निश्चित रूप से मनवश्र। ये ईरान की सार्वभौमिक व हितों की परस्पर destroying the Iranian nuclear capability. This has been answered with an attack now on Dimona, the Israeli. इसका जवाब डिमोना, इजराइल की परमाणु सुविधा पर हमले के रूप में दिया गया है। इसी तरह ईरानी गैस क्षेत्रों पर इजराइल के हमले का जवाब ईरान ने कतर, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य स्थानों पर हमलों से दिया है। तो हम लगातार बढ़ते तनाव को देख रहे हैं, जिसमें हर कदम हमलावर इजरायली और अमेरिकी पक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। और मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्देश्यों में से एक शासन परिवर्तन था, तो वह न केवल असफल रहा है, बल्कि अत्यंत प्रतिकूल साबित हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के कई परिणाम हुए हैं। सबसे पहले, वे ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने के प्रमुख विरोधी थे। Iran building nuclear weapons. He was also the opponent of a rising वह ईरानी शासन के भीतर उठ रही उस बढ़ती आवाज के भी विरोधी थे, जो ये तर्क दे रही थी कि ईरान को ऐसा अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाना चाहिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रहार करने में सक्षम हो, और उसे उन दूरी सीमाओं को छोड़ देना चाहिए जो उन्होंने स्वयं ईरानी सेना पर लगाई थीं। उन्होंने 2500 किलोमीटर की सीमा तय की थी, लेकिन अब उस नीति का खुलकर उल्लंघन हो चुका है, क्योंकि लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित डिएगो गार्सिया पर प्रहार करने का असफल प्रयास किया गया। इस प्रकार युद्ध भौगोलिक रूप से फैल रहा है, और इसका संकेत यह है कि आगे चलकर ईरान उत्तर कोरिया की तरह एक परमाणु प्रतिरोधक शक्ति और ऐसे मिसाइल विकसित करने की दिशा में बढ़ेगा जो अमेरिकी क्षेत्र तक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम हो। तो इस सब के कई तरह प्रत्यक्ष प्रभाव हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान में कट्टरपंथी IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड अब स्पष्ट रूप से बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। मुझे कहना होगा, इजराइल ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर उन सभी मध्यमार्गी लोगों की हत्या कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता के लिए उपयोगी मध्यस्थ साबित हो सकते हैं। वे वार्ता नहीं चाहते, वे ट्रंप की अस्थिरता से डरते हैं, वे नहीं चाहते कि वे ईरान के साथ बातचीत में शामिल हों। वह पल पल अपना रुख बदलते हैं, एक पल जीत की घोषणा करते हैं, अगले ही पल सहयोगियों से समर्थन की मांग करते हैं। जुर्हन समय छोड़नी, एक पल ही समाप्त करने की वर्त करता हूँ, अगले ही पल उसे और बढ़ाने की। उसने अभी अभी ईरान के बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी दी है। इसका एकमात्र परिणाम, जैसा कि हम पिछले अनुभव से जानते हैं, यह होगा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के बिजली संयंत्रों को नष्ट करेगा, जिनमें इजराइल और खाड़ी के अरब देश शामिल हैं। यहाँ एक अंतिम बिंदु यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने संभवतः नतांज पर हमला करके और इस तरह डिमोना पर हमलों की शुरुआत करके शुरुआत में ही एक गलती की थी। बंदर अब्बास द्वीप पर एक जल विलवनीकरण संयंत्र पर हमला करके और लगभग 30 गांवों को उनके पानी से वंचित करके। अब तक ईरान ने इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये याद दिलाता है कि ईरान के पास खाड़ी के अरब समाजों को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता है, जो विलवनीकृत पानी के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। तो जो हम देख रहे हैं वो बढ़ते तनाव का एक पैटर्न है, और मेरा निष्कर्ष ये होगा कि ये सब ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन के माध्यम से डाले जा रहे प्रभावी दबाव के संदर्भ में हो रहा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद नहीं किया है। जहां तक हमें पता है, उसने जलडमरूमध्य में बारूदी सुरंगें भी नहीं बिछाई हैं, लेकिन उसने प्रभावी रूप से एक तरह का टोल बूथ स्थापित कर दिया है, और जो भी जहाज इस जलडमरू में से गुजरता है
उससे इसके उपयोग के लिए शुल्क लिया जा रहा है। And in doing so, it has ऐसा करते हुए उसने एक बहुत दिलचस्प स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका केवल सैन्य बल का प्रयोग कर रहा है और कोई कूटनीति नहीं दिखा रहा है। लेकिन अन्य देश चीन, भारत, तुर्की और पर्दे के पीछे फ्रांस और इटली ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, और अब जापान भी अपेरेंटली उनके साथ शामिल हो गया है ताकि उनके जहाज़ों को शुल्क देकर हॉर्मुज़ जल मध्य से मुक्त आवागमन की अनुमति मिल सके। free passage for their ships for a fee through the Strait of Hormuz. I suspect this is a long-term Iranian effort. मुझे संदेह है कि यही ईरान का एक दीर्घकालिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तेल और गैस व्यापार के उस महत्वपूर्ण हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करना है ताकि वे ये तय कर सकें कि नल खोलना है या बंद रखना है। तो अब हॉर्मुज़ की खाड़ी एक टोल हाईवे बन गई है, फ्रीवे नहीं। बहुत दिलचस्प। डोनाल्ड ट्रंप का इस पर जवाब रहा है, खैर हम तो वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करते, जो सही नहीं है, क्योंकि उदाहरण के लिए स्पॉथ हमारी 5वीं नौसेना बेड़े की मुख्यालय बहरीन में है। लेकिन आप जानते हैं, जो देश अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए इसका उपयोग करते हों, उन्हें इसे खुला रखने की लेनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे अपने लिए बंद होने की अनुमति दे दी है। ये उनका अंत नहीं है। Er som också har visat like this is klaftet of. Du vill alltså det exakt att Iran och vad Kenzin and the album to the journey to under the radius and repercute det där. Respond by allowing them to get their ships through. Finally, Iran's own oil exports seem आखिरकार ऐसा लगता है कि ईरान के अपने तेल निर्यात में वृद्धि हुई है, यानी ईरान अब अधिक तेल का उत्पादन कर रहा है और उसे अपने जहाज़ों या किराए पर लिए गए जहाज़ों के जरिए जलडमरूमध्य से भेज रहा है, बिना अमेरिकी नौसेना के हस्तक्षेप के, जो कुछ दूरी पर तैनात है, लेकिन जिसे मूल रूप से ये निर्देश दिया गया है कि वह दुनिया की ऊर्जा तक पहुंच को और नष्ट न करे और इस तरह कीमतों को न बढ़ाए। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नहीं, क्योंकि मूल रूप से तेल की कीमतें गैस के विपरीत पूरी तरह से वैश्विक आपूर्ति पर निर्भर करती हैं, किसी एक देश की आपूर्ति पर नहीं। मैं यहीं रुकता हूँ। ये काफी लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद है कि ये जानकारी पूर्ण रहा होगा। बिल्कुल, आपके उस तर्क ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसमें आपने इस विडंबना की बात की कि युद्ध ने वास्तव में उन नकारात्मक पहलुओं को सीमित या कम कर दिया है जो युद्ध से पहले प्रतिबंधों और अलगाव के कारण मौजूद थे, और ये कि ईरान संभवतः अब अधिक ऊर्जा का निर्यात कर रहा है। अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि अरब देशों, खासकर खाड़ी देशों की स्थिति क्या है, ये देखते हुए कि उन्होंने लंबे समय से अपनी स्वायत्तता को सुरक्षा के बदले में त्याग दिया है और एक तरह से ईरान के अधीनस्थ बन गए हैं। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के वर्षों में अपनी कमजोरियों को बहुत बढ़ते हुए देखा है। एक तरफ अमेरिका का प्रभाव घट रहा है और दूसरी तरफ इजराइल इतना विस्तार कर रहा है कि वह खाड़ी के अरब देशों के लिए भी खतरा बन गया है। इसलिए ईरान के प्रति वैचारिक विरोध शायद अब उतना महत्वपूर्ण न रह जाए जितना खतरा स्वयं इजराइल उनके लिए पैदा कर रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आप उनकी स्थिति को कैसे देखते हैं। Well, the war has changed the situation radically. खैर, युद्ध ने खाड़ी अरबों के लिए स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। वे धीरे धीरे, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन महसूस किए जाने योग्य तरीके से ईरान के साथ किसी प्रकार के गठबंधन की ओर बढ़ रहे थे, ताकि लेवांत क्षेत्र में इजरायली प्रभुत्व और अपने पड़ोसियों के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता का संतुलन बना सकें। वह प्रक्रिया अब रुक गई है, अगर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में, अब वे ईरान से बेहद नाराज हैं कि वह उनके साथ क्या कर रहा है। वे देर से और अनिच्छा के साथ ये समझने लगे हैं कि उनके क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की मौजूदगी रक्षा नहीं, बल्कि दूसरों को उन पर हमला करने का निमंत्रण है। वे उन इजरायली झूठे झंडे वाली कार्रवाइयों से भी अवगत हैं जिनका मैंने उल्लेख किया था, जिनका उद्देश्य उन्हें इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से युद्ध में खींचना है। Bring them into the war on the side of Israel and the United States. However, their own people
have been so. हालांकि उनके अपने लोग गाजा में हुए नरसंहार और सामान्य रूप से इजराइल के व्यवहार से इतने भयभीत हैं, और सही भी है, कि अगर ऐसा लगता है कि वे इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए ईरान पर पलटवार करना राजनीतिक रूप से असंभव हो जाता है। जो लोग खाड़ी देशों की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं, वे ये भी जानते हैं कि इजराइल लेबनान के लगभग 1/3 हिस्से लितानी नदी के दक्षिण में को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। पहले उसे गाजा की तरह एक मुक्त गोलीबारी क्षेत्र के रूप में खाली कराना और बाद में वहां बसना। ये, जैसा कि आप जानते हैं, इजरायली विस्तारवाद का एक क्लासिक उदाहरण है। और एक बार फिर ये इजरायली उद्देश्यों और अमेरिकी उद्देश्यों के बीच के अंतर को उजागर करता है। Israeli objectives and American objectives. And the American ambassador to Israel, Mike Huckabee, is इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी एक कुख्यात जायनिस्ट हैं जो ग्रेटर इजराइल की परियोजना का समर्थन करते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, सिवाय कुछ दक्षिणपंथी ईसाई जायनिस्ट तत्वों के जो उनके विचारों से सहमत हैं। इजराइल इस युद्ध के माध्यम से ग्रेटर इजराइल की अपनी परियोजना को साकार करने की कोशिश कर रहा है, जो यहूदी नियंत्रण को यूफ्रेट्स से नील तक फैलाएगा, जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र के हिस्से शामिल होंगे। यह एक ऐसा सूत्र है जो इन सभी देशों की ओर से इजराइल के प्रति स्थायी शत्रुता सुनिश्चित करता है, और यही अब समस्या का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा होना अब इजराइल से जुड़ा होने के समान माना जाता है, और ये अब स्वीकार्य नहीं है। and this is not acceptable now. Of course, the Gulf Emirates. बिल्कुल, खाड़ी अमीरात, अगर आप चाहें तो इन्हें राजशाही कह सकते हैं। हालांकि राजशाही वास्तव में सही शब्द नहीं है, क्योंकि ये अरस्तू की वर्गीकरण प्रणाली से आता है। ये वे समाज हैं जो परिवार के नेताओं और व्यापक समाज के बीच परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से शासित होते हैं, जिसे कभी कभी व्यंग्यपूर्वक बेडोक्रेसी कहा जाता है, यानी बेदुइनों का शासन। खैर, इन समाजों की एकता शीर्ष पर मजबूत नेतृत्व पर निर्भर करती है, जिसे शक्तिशाली घरेलू निगरानी, खुफिया और पुलिस तंत्र का समर्थन प्राप्त होता है, जिनमें से कई, विडंबना यह है कि अब इजरायली तकनीक पर आधारित हैं। यही इजराइल के आकर्षण के प्रमुख कारणों में से एक रहा है। उसने गाजा और वेस्ट बैंक में किए गए प्रयोगों के माध्यम से पुलिस राज्य तकनीक को परिपूर्ण कर लिया है। तो इजराइल के भीतर के साथ साथ ये समाज अब राजस्वों की कमी का सामना कर रहे हैं। पुलिस राज्य जैसी व्यवस्था और मूल रूप से कल्याणकारी भुगतानों के माध्यम से जनता को रिश्वत देने का जो संयोजन है, वह उनके लिए अब काफी कठिन साबित होने वाला है। कुछ बड़े योजनाएं जो अब तक चर्चा में थीं, जैसे सऊदी अरब का प्रोजेक्ट टू दी थर्ड्स, जो हाइड्रोकार्बन बिक्री पर आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर एक प्रभावी और सुगम संक्रमण का विचार था, इन सब की संभावनाएं अब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लंबे समय में खाड़ी के अरब देश, जिन्होंने खुद को उथल-पुथल भरी दुनिया द्वीपों के रूप में प्रस्तुत किया था, ऐसी जगहें जहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते थे, विभिन्न उपयोगी कार्य किए जा सकते थे, जहां प्रवासी विलासिता में रह सकते थे, और जहां आपके क्षेत्र दक्षिण एशिया के लोग सुरक्षा क्षेत्र में काम कर सकते थे, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। South Asia could work in security. People from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग इन समाजों में श्रमिक बल का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। अब ये सब खतरे में है। इसलिए कुवैत, रियाद, मनामा, दोहा और अबू धाबी में अनिश्चितताएं बहुत अधिक होंगी, यहाँ तक कि ओमान में भी, जो निश्चित रूप से ईरान के प्रति दिखावटी तटस्थता बनाए रखने में उनमें से एक अपवाद रहा है। तो वे बहुत कठिन स्थिति में हैं और उन्हें एक चुनाव करना होगा। मेरा मानना है कि उनके और ईरान के बीच राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। मुझे पता है कि सऊदी अरब ने हाल ही में कुछ ईरानी राजनीतिकों को निष्कासित किया है, सैन्य अताशे और राजनीतिकों को।
मेरा मानना है कि दूतावास खुला रहने का कारण यह है कि कूटनीति का सबसे बड़ा महत्व ठीक युद्ध के समय में होता है। ये बात पश्चिम अक्सर भूल जाता है, लेकिन चीनियों ने इसे कई मौक़ों पर साबित किया है, जिनमें 1962 का भारत के साथ सीमा युद्ध भी शामिल है। जब उन्होंने दिल्ली में अपना दूतावास खुला रखा क्योंकि युद्ध समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए यह आवश्यक था। यही बात मिनी 79 में वियतनाम के साथ भी हुई। हनोई में चीनी दूतावास तब भी खुला रहा जब भीषण लड़ाइयाँ चल रही थीं और चीनी सेनाएं हनोई की ओर बढ़ रही थीं। इसलिए मुझे लगता है कि बातचीत चल रही है और ईरानियों ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमलों से राहत और विराम की कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका से दूरी बनाना है, अब और अमेरिकी ठिकाने नहीं। मुझे ये कहना चाहिए कि उन ठिकानों की उपयोगिता युद्ध की शुरुआत में ही काफ़ी हद तक प्रभावित हो गई थी, जब रडार सेट जो हवाई यातायात नियंत्रण के लिए आवश्यक थे, यानी ईरान पर हवाई हमलों के समन्वय के लिए और साथ ही मिसाइल अवरोधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते थे, चाहे वह थिएटर हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस प्रणाली हो या पैट्रियट पॉइंट डिफेंस सिस्टम, इन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। यही बात इजराइल की समकक्ष प्रणालियों पर भी लागू होती है, जैसे एरो और डेविड स्लिंग, जिन्हें निचली ऊंचाइयों पर तथाकथित आयरन डोम द्वारा समर्थन प्राप्त है, जो मूलतः बिना मार्गदर्शन वाली बहुत धीमी रॉकेटों के रक्षा करता है। इन सभी प्रणालियों को शुरुआत से ही अप्रभावी बना दिया गया है। मेरा मानना है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की अवरोधन क्षमता अब काफ़ी हद तक क्षीण हो चुकी है। इसी कारण वह मिसाइल डिमोना तक पहुंच गई। यह परमाणु प्रतिष्ठान पर नहीं लगा, लेकिन बहुत करीब पहुंच गया, और कोई नहीं जानता कि ईरान ने जानबूझकर अनुसंधान केंद्र को निशाना नहीं बनाया या नहीं, क्योंकि बढ़ते तनाव का अगला कदम इजराइल द्वारा ईरान पर परमाणु हमला हो सकता है या नहीं भी। आप जानते हैं, शायद ईरान के पास इतनी सटीकता है कि वह डिमोना में स्थित परमाणु केंद्र को निशाना बना सके, और उस स्थिति में रेडियोधर्मिता का बादल इजराइल के बड़े हिस्से और यहाँ तक कि मिस्र तक फैल जाएगा। ये किसी के लिए भी स्वागत योग्य बात नहीं होगी, है ना? लेकिन किसी भी हालत में तनाव बढ़ने की प्रक्रिया जारी है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। और अब हम एक अंतिम टिप्पणी पर आते हैं। ये युद्ध, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था जब हम मिले थे, ऐसी चीज नहीं है जिसे इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका रोक सकें। Something that Israel and the United States can stop. Only Iran can stop it. Iran now केवल ईरान ही इसे रोक सकता है। ईरान अब होर्मुज जलदमरुमज को सीधे तटीय बैटरियों से नियंत्रित करता है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारी बमबारी से निशाना बनाया है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं किया है, और उसके पास अब भी मिसाइलों का भंडार है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस समय भूमिगत गहराई में और मिसाइलें बना रहा है, ताकि वह इस युद्ध को महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक जारी रख सके। इस प्रकार इजराइल को आखिरकार ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिला है जो उसके साथ वैसा ही करेगा जैसा वह दूसरों के साथ करता है। जो काम ईरान ने अभी तक नहीं किया है लेकिन करने का प्रबल प्रलोभन हो सकता है, वह है हत्या। यह इजरायली अभियान का एक प्रमुख तत्व रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में जनरल सोर्स इस्तेमाल किया था। Against General Soleimani, and Iran so far has held back. और अब तक ईरान ने संयम बरता है। उसने ऐसा धार्मिक कारणों से किया है या किसी और वजह से, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे डर है कि इन हमलों के बीच वह हमेशा के लिए संयम नहीं रख पाएगा। मेरा मतलब है, हमारे पास इजरायली अधिकारियों जैसे रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज के खुले बयान हैं जो कहते हैं कि कोई भी ईरानी अधिकारी हत्या के लिए वैध लक्ष्य है। कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वही सिद्धांत इजराइल पर क्यों लागू नहीं होता, उस सूत्र के अनुसार जिसे यहूदी चिंतन के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रब्बी हिलेल ने बताया था, जिन्हें इजराइल में मानो भुला दिया गया है। उन्होंने कहा था, दूसरों के साथ वैसा मत करो जैसा तुम नहीं चाहते,
कि वे तुम्हारे साथ करें, He said, "Do not." और इज़राइल इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है, मानो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। And Israel is violating that with an apparent sense of impunity. I'll come back to some of the questions I have on. मैं इजराइल और ईरान से जुड़े अपने कुछ सवालों पर बाद में लौटूंगा, लेकिन अगर मैं अरब देशों पर एक अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकूं, जब आपने खाड़ी के अरब देशों के सामने आने वाली कई दुविधाओं के बारे में बात की, तो मुझे लगा कि आप दो व्यापक प्रकार की समस्याओं या दुविधाओं की बात कर रहे हैं। एक श्रेणी दीर्घकालिक है, आर्थिक और विकासात्मक, जो हाइड्रोकार्बन के विकल्पों से जुड़ी है। इन चुनौतियों में से कुछ वैश्विक हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण से उत्पन्न होती हैं, जबकि अन्य आंतरिक कारणों से आती हैं, जैसे तेल और गैस के भंडार का समाप्त होना। हमने ये कई अमीराती देशों में देखा है जहां तेल समाप्त हो गया और उन्हें पर्यटन, रियल एस्टेट, वित्त, अमेरिकी कंपनियों आदि में विकल्प तलाशने पड़े। और मुझे लगता है कि इन समस्याओं में से कुछ तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, या जिसे अधिकतर लोग 7 अक्टूबर के नाम से जानते हैं, से पहले ही दिखाई देने लगी थी। Operation Alaska Flood, or what is more better known as October 7. But my question to you is, did they see the security? मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या उन्होंने सुरक्षा के पहलू को केवल हाल ही में एक दुविधा के रूप में देखा है? क्योंकि पिछले 1.5 दशक में भी, अगर हम इराक के कब्जे के बाद के दौर के बारे में सोचें, जब इराक और सीरिया में राज्य व्यवस्था टूट गई थी और ISIS, अल-कायदा, अल-नुसरा जैसे गैर राज्यीय समूहों के उभार से समस्याएं पैदा हुई थीं, तो उन्हें ऐसा लगता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सुरक्षा के बदले स्वायत्तता का आदान प्रदान बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था। उनके आसपास की सामाजिक राज्य विफलता के कारण बिखर रही थी, जबकि वे सुरक्षित थे। लेकिन अब वे एक बहुत ही अस्थिर स्थिति में दिखाई देते हैं, क्योंकि ईरान उन पर हमला कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ, क्या आपको लगता है कि उन्होंने पहले से ही सुरक्षा के मुद्दे को एक दुविधा के रूप में देखा था, या यह एक बहुत अचानक हुआ एहसास है? As a dilemma before, or is it very sudden realization? No, I don't think they did see it. I think it is a sudden revelation. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे देखा था। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक अचानक हुआ खुलासा है, और वही भी अप्रिय। और मैं जानता हूं कि दो बातें हैं। पहली, वे इस बात से वाकिफ थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता से कौन कौन सी कमजोरियां पैदा होती हैं, और वे बहुत सावधानी से अपने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंधों में विविधता ला रहे थे, चाहे वह हथियारों की खरीद के संदर्भ में हो या अन्य देशों के साथ आदान प्रदान के संदर्भ में। इसलिए उन्होंने चीन, भारत, रूस और कुछ यूरोपीय देशों से संपर्क किया था, ताकि अपने सैन्य संबंधों के आधार को विविध बनाया जा सके। तो वैसे भी उनके सामने वहां भी एक दुविधा है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से उनके लिए $6.5 अरब के हथियारों की बिक्री का प्रस्ताव आया है। $6.5 billion arms sales proposal for them from the United States. They remain wedded to American systems. वे अमेरिकी प्रणालियों से अब भी जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि अब उन्हें, जैसा कि मैंने पहले भी संकेत दिया था, साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में देखना होगा, सऊदी अरब के मामले में, पाकिस्तान के साथ, और इस प्रकार चीनी तकनीक के साथ, जो पाकिस्तानी सैन्य शक्ति की रीढ़ है, और उन्हें कई अमेरिकी प्रणालियों से खुद को अलग करने की दिशा में बढ़ना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका इतना परिपक्व है कि वह उन संबंधों में से कुछ को बनाए रख सके, जबकि संयुक्त राज्य पर समग्र निर्भरता रह रही है। आपने हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण का उल्लेख किया, और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध का एक प्रमुख प्रभाव ये रहा है कि इसने वैश्विक स्तर पर चीनी तकनीक के लिए एक विशाल बाजार तैयार है। अब हर देश, जिसमें आपका अपना देश भी शामिल है, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, परमाणु और विद्युत वाहनों पर दोगुना ध्यान देना चाहेगा, जिनमें चीन दुनिया का निर्विवाद नेता है। अब ये कई और देशों के लिए मुख्य केंद्र बनते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप का तेल कंपनियों और आंतरिक दहन इंजन के प्रति ऐसा लगाव है जिसे तोड़ना मुश्किल होगा,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कि पड़ोसी कनाडा भी जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्वतंत्रता के आकर्षण का विरोध कर पाएगा। देखिए, भले ही कनाडा के पास पर्याप्त जीवाश्म ईंधन भंडार हो, उसकी कीमत का स्तर वैश्विक रूप से तय होता है। मेरा मतलब है, यह मूल रूप से यह एक ऐसा जलार है जिसमें कई तेल की धाराएं मिलती हैं और जिसे खरबर मिलती हैं। और ये जलाशय का स्तर है जो कीमतों को निर्धारित करता है, न कि वह धारा जिस पर आप बैठे हैं। रूस भी, मुझे कहना चाहिए, इस युद्ध का एक बड़ा लाभार्थी है, न केवल अपने तेल पर लगे प्रतिबंधों से मिली राहत को, जो उसे बिना कुछ दिए मिल गए, बल्कि यूक्रेन की आसन कमजोरी के रूप में भी, क्योंकि वे हथियार जो भविष्य में यूक्रेन को दिए जा सकते थे, जो यूरोपीय देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदकर यूक्रेन को हस्तांतरित किए जाने वाले थे, अब पश्चिम एशिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। वे अब उपलब्ध नहीं हैं। और हम जानते हैं कि अमेरिकी सैन्य औद्योगिक ढांचा बहुत जर्जर और कमजोर है और उत्पादन को अचानक बढ़ाने में सक्षम नहीं है। अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से सैन्य दृष्टि से बहुत कमजोर हो गया है, न केवल हमारे गोला बारूद के खत्म होने के कारण, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के कारण भी। और यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिकी लोकप्रिय सैन्य सोच की एक बड़ी गलती, शायद वीडियो गेम्स और अहंकार के मेल का परिणाम, ये मान लेना है कि युद्ध की सफलता को दुश्मन को पहुंचाए गए नुकसान से मापा जा सकता है। आपने कितनी इमारतें उड़ाईं, कितने जहाज डुबोए वगैरह, लेकिन वास्तव में हम वही सबक दोहराते देख रहे हैं जो हमें वियतनाम से सीख लेना चाहिए था, कि आप दुश्मन पर बमबारी करके सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन इससे न तो उसकी लड़ने की इच्छा खत्म होती है और न ही उसकी लड़ने की क्षमता। जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा था, ईरानी रणनीति मोहम्मद अली की रोपे डोप रणनीति की नकल करती है। दुश्मन को तब तक खुद को थकाने दो जब तक वो इतना कमजोर न हो जाए कि आप उसे एक निर्णायक प्रहार से परास्त कर सकें। यही ठीक वही है जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि ईरान हार मानने वाला नहीं है। वह युद्ध विराम नहीं चाहता, वह वार्ता नहीं चाहता। इस बात पर वह इजराइल से सहमत है। इजराइल और ईरान दोनों इसे एक अस्तित्वगत संघर्ष के रूप में देखते हैं, जिसे अंत तक जारी रखना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सोच से मेल नहीं खाता। डोनाल्ड ट्रंप को यह नहीं पता कि वह उस एस्केलेटर से कैसे उतरें जिसे वह अभी अभी नीचे आए हैं। और आप जानते हैं, वह शायद कोई नई कहानी गढ़ लें। वह हर कुछ मिनट में कोई नया विचार लेकर आते लगते हैं, लेकिन इससे यह समस्या खत्म नहीं होगी। और इसका वैश्विक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, न केवल आर्थिक रूप से, जहां ऊंची ऊर्जा कीमतों से मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है, बल्कि निवेश के हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर मुड़ने के संदर्भ में भी, और साथ ही चीन और रूस के सशक्त होने के संदर्भ में भी। इसके अलावा निश्चित रूप से उन्हें और करीब लाने वाला साइबेरिया की शक्ति गैस पाइपलाइन, जिस पर एक दशक से अधिक समय से चर्चा चल रही थी, अब एक वास्तविक परियोजना के रूप में आगे बढ़ती दिख रही है, जो चीन और रूस को अधिक परस्पर निर्भरता में जोड़ रही है, जो रणनीतिक रूप से अमेरिकी हित में नहीं है। लेकिन अंत में मेरा मानना है कि लोगों को यूरोप के कमजोर नेताओं की टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। यूरोपीय लोगों की ये अद्भुत आदत है कि वे संकटों के समय अपने हाथ मरोड़ते हुए उन पर ही बैठे रहते हैं। इस बार वे खुलकर बोल रहे हैं। हम अधिक से अधिक लोगों को ये कहते हुए सुन रहे हैं, आइए नाटो से बाहर निकलें, अपनी भूमि पर अमेरिकी ठिकाने समाप्त करें। अटलांटिक गठबंधन टूट चुका है। आज एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। स्पेन के मैड्रिड में भी एक हुआ था, जिसमें यह मांग की जा रही है कि स्पेन अमेरिकी ठिकानों को बाहर निकाले और नाटो से बाहर निकल जाए। इस तरह अमेरिकी अहंकार ने एक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जो न केवल होर्मुज जलडमरू मध्य में सेनाएं भेजने से इनकार में झलकती है,
बल्कि एक अधिक बुनियादी रणनीतिक अलगाव में भी दिखाई देती है। तो नहीं, मेरा मानना है कि इस स्थिति के दीर्घकालिक परिणाम, भले ही युद्ध से ईरानियों को जो बुरी तरह पीटे जा रहे हैं, इजराइल को जो लगातार हमलों का सामना कर रहा है, और खाड़ी के अरबों को जिन्हें फटकारा और दंडित किया जा रहा है, अल्पकालिक रूप से भारी नुकसान हो रहा हो, वास्तव में भयावह है। लेकिन हमें सबसे अधिक चिंता दीर्घकालिक और रणनीतिक परिणामों की करनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के नष्ट हाँ, मुझे लगता है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर से जैसा आपने कहा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि अखबार आमतौर पर अल्पकालिक घटनाओं पर ध्यान देते हैं और वह तस्वीर बहुत अलग दिखती है। मेरा ख्याल है कि ये एनालिस स्कूल के इतिहासकार ब्रॉडेल थे, जिन्होंने कहा था कि जो इतिहासकार दीर्घकालिक प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दे सकते, वे उन पत्रकारों की तरह हैं जो केवल घटनाओं पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे व्यापक पैटर्न को नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब मैं आपको सुन रहा था, तो मुझे लगा कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये युद्ध, मैं इसे रोमांटिक नहीं बनाना चाहता, लेकिन जो दौर हम गुजर रहे हैं वह वास्तव में क्रांतिकारी हो सकता है। सबसे पहले, जैसा आपने कहा, ये ईरान को क्षेत्र में एक प्रकार की संरक्षक भूमिका की ओर अग्रसर कर रहा है। फारस की खाड़ी और पड़ोसी हिंद महासागर शायद 7 से 6 में सफ़ी साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार एक बड़े परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि तब से ईरान का इतिहास एक बहुत ही उथल-पुथल भरे दौर से गुजरा है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण वास्तव में गहरा है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का पिछला चरण सस्ती और उपयोगी ऊर्जा की खोज पर केंद्रित था, और अब हम केवल सस्ती नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हिचकिचाहट रही है, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, और वह भी उचित कारणों से, क्योंकि विकास, ग्रह को बचाने और लोगों को बचाने के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। और ये सस्ती, अधिक प्रभावी ऊर्जा की खोज, विशेष रूप से चीनी हरित ऊर्जा, जैसा कि आपने कहा, बहुत क्रांतिकारी साबित हो सकती है। और एक आखिरी टिप्पणी वित्तीय पहलू पर होगी। पिछले लगभग 45 वर्षों में, 1970s के दशक से, जब नव उदारवादी रुझान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से नियंत्रित करना शुरू किया, और विशेष रूप से 1990s के दशक से पेट्रो डॉलर प्रणाली के साथ, क्योंकि जैसा आपने कहा, अगर अमेरिकी हथियारों की खरीद पर पुनर्विचार होता है, तो ये डॉलर प्रणाली को वास्तव में अस्थिर कर सकता है। इन आरक्षित निधियों का बड़ा हिस्सा डॉलर बॉन्ड बाजार के माध्यम से पुनर्चक्रित होता है। मूल रूप से ट्रांस अटलांटिक प्रणाली इस बात पर निर्भर करती है कि खाड़ी के अरब देश ट्रांस अटलांटिक वित्तीय प्रणाली में कितना धन भेजते हैं। तो आप जो कह रहे हैं, मूल रूप से, we just meest important arrive teasing to a thixie matter. Voutheming bort a churde and nan ausnos wog isdrang. Moments we are going through in a larger historical template. I agree with all that. Let me add another ठीक है, factor. मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं एक और पहलू जोड़ना चाहूँगा, और वह यह है कि अगर यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो जाता है, तो वह कहाँ जाएगा? क्या वह भारत या चीन के साथ साझेदारी बनाएगा? क्या वह अपने क्षेत्र में रूसी शक्ति की वास्तविकता को स्वीकार करेगा या नहीं? और अंत में, क्योंकि हमारा समय लगभग समाप्त हो गया है, मैं बस इतना कहूँगा, हमारे बेहद मूर्ख वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट, जब उन्होंने ईरानी तेल बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने को सही ठहराने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, देखिए, हम अब भी इसे नियंत्रित करते हैं क्योंकि उन्हें डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप जानते हैं, ये तो मूल रूप से युआन या रुपये या किसी अन्य मुद्रा, शायद यूरो, में व्यापार शुरू करने का निमंत्रण है। खैर, मूल रूप से ये कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से स्विफ्ट, जो बेल्जियम में डॉलर लेन देन केंद्र है, से अलग है, और जो वैश्विक व्यापार और निवेश पर अमेरिकी नियंत्रण का आधार है। तो ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत नहीं है,
या कम से कम कुछ समय के लिए उसकी सैन्य शक्ति प्रदर्शन क्षमता का क्षीण होना है। और वैसे आप यूरोप और एशिया के बीच इस युद्ध क्षेत्र को पार किए बिना नहीं जा सकते। तो मूल रूप से हम देख रहे हैं कि नागरिक हवाई यातायात का एक बड़ा हिस्सा अज़रबैजान जैसे स्थानों से होकर मोड़ा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी नीतियों के कारण रूस पश्चिमी एयरलाइनों के लिए निषिद्ध है। आप जानते हैं, चीनी एयरलाइंस रूस के ऊपर से उड़ान भरकर भारी मुनाफा कमा रही हैं, ऐसे मार्गों और दूरी पर जो उनके यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों के लिए बंद है। मेरा मानना है कि जो हम देख रहे हैं वह वास्तव में वही है जिसे पूर्व जर्मन चांसलर शॉल्ट्स ने ज़ाइटेनवेंडे कहा था, यानी वैश्विक इतिहास में एक निर्णायक मोड़। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं इतिहास और इतिहासकारों पर आपकी टिप्पणी की बहुत सराहना करता हूँ, और प्रेस की उस दूरदृष्टि की कमी की भी बात जो हमेशा बहुत अल्पकालिक घटनाओं पर केंद्रित रहती है, हमेशा विवरणों में उलझी रहती है। बहुत कम ही इतनी ऊंचाई पर उठती है कि पूरे परिदृश्य को देख सके, ये कैसे बदल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम सबको इससे सीखना चाहिए। किसी युद्ध की शुरुआत करने से पहले आपको किसी इतिहासकार से परामर्श करना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि आपका विशेष क्षेत्र इतिहास है या नहीं, लेकिन अगर है तो भविष्य में आपकी मांग और बढ़ सकती है। खैर, कुछ इतिहासकार इराक पर अमेरिकी कब्जे से पहले बहुत खराब थे। मेरा मतलब है, जो बातें उन्होंने भविष्यवाणी की थीं वे पूरी तरह गलत और भ्रामक थीं, तो मैं निश्चित नहीं हूँ। लेकिन अच्छे इतिहासकार भी होते हैं और बुरे भी, तो चलिए उन्हें अलग रख देते हैं। ऐसे इतिहासकार हैं जिन्हें पढ़ना सार्थक है, और दुर्भाग्यवश मेरे अपने देश संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रोमन गणराज्य और उसके पतन का इतिहास पढ़ना महत्वपूर्ण है। चीनी राजवंशीय चक्र के इतिहासों को पढ़ना भी आवश्यक है, जो ये संकेत देते हैं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं की आयु सीमित होती है और वर्तमान स्थिति भविष्य में बनी रहे। यह आवश्यक नहीं है, खुद भी सदा के लिए नहीं हो रहा। ये बात याद रखना उपयोगी है जब आप ऐसे युद्ध शुरू कर क्षणिक राय दिलाते हैं। हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। मेरे पास इराक के बारे में, विशेष रूप से सैन्य शक्ति संतुलन पर, और भी कई प्रश्न थे। वास्तव में हमारे पिछले कार्यक्रम के एक दर्शक प्रोफेसर नॉर्मन फिंकेलस्टीन ने कहा कि ये उनके लिए बहुत उपयोगी था। उन्होंने विशेष रूप से उस विश्लेषणात्मक ढांचे की सराहना की जो आपने प्रस्तुत किया था। लेकिन उनके पास जो एक प्रश्न था वह सैन्य शक्ति संतुलन के बारे में था। उन्होंने कहा कि उन्होंने गाजा के बारे में कई बातें सुनी हैं। उन्होंने आपको कुछ अन्य लोगों के साथ जोड़ा, चाहे वह उचित हो या नहीं, और वह उस धारणा का उल्लेख कर रहे थे कि हमास एक प्रभावी सैन्य प्रतिरोध था। उनके विचार में ये शायद एक गलत धारणा थी। उन्होंने ये भी कहा कि वह ईरानी पक्ष की ताकत को लेकर सतर्क हैं। मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन हमारे पास समय कम है। अगर आप इस पर संक्षेप स्निप्टिप्टिमन प्रोसेस, तो हम खर्च डालेंगे। खैर, मैं बस इतना कहूँगा कि नॉर्मन फिंकेलस्टीन बेहद प्रतिभाशाली और निडर हैं। मैं वास्तव में उनसे सहमत हूँ। हमास फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद की एक अजेय अभिव्यक्ति है। इसके पास किसी भी सैन्य क्षमता से पहले ही एक राजनीतिक अस्तित्व और आकांक्षा थी। इसे सैन्य रूप से हराया या पराजित नहीं किया गया है, इस अर्थ में कि यह अब भी मौजूद है, लेकिन इसका सैन्य पहलू हमेशा द्वितीयक रहा है। इसलिए मैं वास्तव में इस बिंदु पर डॉक्टर फिंकेलस्टीन से सहमत हूँ। जहाँ तक सैन्य संतुलन का सवाल है, कुछ और बातें भी चल रही हैं जिन पर हम किसी और सत्र में बात कर सकते हैं, और उनमें अटलांटिक क्षेत्र के बाहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप परिचित हैं,
अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 7 और क्षेत्रों पर नजर रखता है और पाता है कि चीन 68 में अग्रणी है। मुझे नहीं पता कि बाकी 6 किसके पास हैं, लेकिन हम वास्तव में एक तरह से उस पैटर्न की वापसी देख रहे हैं जो पश्चिम के उदय से 500 साल पहले मौजूद था। और वह यह था कि महान सभ्यतागत समाज, भारत एक राज्य नहीं था, चीन था, लेकिन भारत एक सभ्यतागत संदर्भ में कई राज्यों का समूह था। ये दोनों समाज, शक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में वैश्विक रूप से प्रमुख थे। और मेरा मतलब है, ये कोई संयोग नहीं है कि तथाकथित अरबी अंक, जो वास्तव में भारतीय अंक हैं, भारत में उत्पन्न हुए। और ये हमें आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए कि फारस स्वयं एक महान सभ्यतागत समाज है, जिसने विभिन्न समयों पर भारत के कुछ हिस्सों को भी अपने में शामिल किया था। तो हम उन पैटर्नों की वापसी देख रहे हैं जो 500 साल पहले सामान्य थे, और ये बात काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें, खैर, निश्चित रूप से पश्चिमी गोलार्ध की शानदार सभ्यताएं यूरोपीय लोगों द्वारा लाई गई बीमारियों और विजय के कारण नष्ट हो गईं, लेकिन मुझे लगता है कि वे भी किसी न किसी रूप में फिर से उभर रही हैं। तो हम धन और शक्ति के वैश्विक वितरण के पैटर्न में एक बदलाव देख रहे हैं जो वास्तव में काफी उल्लेखनीय है, और मैं इस पर, उम्मीद है, थोड़ा और बात करने वाला हूं। I'm going to talk about this, I hope, a little bit. I've somehow gotten involved in an annual lecture at the किसी तरह मैं यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक वार्षिक व्याख्यान से जुड़ गया हूं, जहां मैं चीनी नौकरशाहों के एक समूह, कॉरपोरेट नौकरशाह, राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के अधिकारी से बात करता हूं, जो नेतृत्व के सर्वोच्च स्तरों में प्रवेश करने वाले हैं। और मैं उस चीज के प्रभावों के बारे में सोच रहा था जिसे कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है, यानी पश्चिमी गोलार्ध और बाकी दुनिया के बीच का आदान प्रदान, जिसने दुनिया को मूल रूप से बदल दिया। मेरा मतलब है, आप आंध्र प्रदेश के भोजन की कल्पना मिर्च के बिना नहीं कर सकते, लेकिन वे मध्य अमेरिका से आईं। और आलू का क्या? मुझे लगता है उत्तर भारतीयों को वह पसंद है। और मूंगफली, जो मूल रूप से ब्राजील से आई, और चॉकलेट, अगर आपको उसकी लत है, तो वह भी मध्य अमेरिका से आई। From Central America, the tomato from Mexico, corn from टमाटर मैक्सिको से, मक्का मैक्सिको और मिसिसिपी घाटी से, लौकी, जुकीनी उदाहरण के लिए, ये सभी अब लुप्त हो चुकी मिसिसिपी घाटी की एक सभ्यता से आए थे। और निश्चित रूप से अमेरिका में न तो भेड़ें थीं, न बकरियां, न सूअर, न घोड़े, न गायें, और पशु प्रोटीन बहुत सीमित था। तो खैर, 492 का वक्शन, अब 5 से अधिक शताब्दियां बीत चुकी हैं, ने दुनिया को मूल रूप से बदल दिया, क्योंकि पहली बार एक ऐसी एकीकृत दुनिया बनी जिसमें वैश्विक स्तर पर शक्ति का वितरण महत्वपूर्ण था। हम अब भी उसी दुनिया में हैं, लेकिन उसके भीतर शक्ति का वितरण तेजी से बदल रहा है। और मेरा मानना है कि ये काफी हद तक पूर्व कोलंबियाई पैटर्न की ओर लौट रहा है। मैं इसे देखने के लिए नहीं रहूंगा। मैं सही हूं या नहीं, ये आप देख सकते हैं। This reminds me of Lenin. I think it was in 1916. He was, ये मुझे लेनिन की याद दिलाता है। मुझे लगता है ये न्याय और सीस की बात है। वह स्विट्जरलैंड में कुछ युवा रूसियों से बात कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन दर्शकगण, अगर मैं गलत हूँ तो कृपया सुधारें। उन्होंने कहा था कि रूस में क्रांति होगी। शायद मैं इतना युवा नहीं हूँ कि उसे देख सकूं, लेकिन ये जरूर होगी। और कुछ महीनों बाद, फरवरी में, रूस में युद्ध के बीच क्रांति भड़क उठी। तो आप कभी नहीं जानते। और हाँ, मेरा मतलब है, आपने ऊर्जा और अमेरिकी प्रभुत्व के महत्व के बारे में बात की है, जो कि दूसरे शब्दों में कहें तो लंबे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उपनिवेशवाद ही रहा है। और महान विभाजन पर लिखे गए साहित्य में एक सिद्धांत ये कहता है कि पश्चिमी गोलार्ध और एशिया के बीच इस विभाजन का एक प्रमुख कारण ब्रिटेन में सस्ती और सुलभ कोयला उत्पादन की खोज और उपनिवेशों की खोज थी। तो ये सारी बातें हमारी चर्चा में एक साथ जुड़ गईं। आपने अनजाने में मुझे एक भारतीय अमेरिकी, मतलब दक्षिण एशियाई अमेरिकी,
मेरा ख्याल है मुस्लिम कॉमेडियन की याद दिला दी, जिसने जब से पूछा गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज क्यों की, तो उसने कहा वह हमें ढूंढ रहा था। We'll leave it there, Ambassador Freeman. This was a हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे, राजदूत फ्रीमैन। ये एक बेहद दिलचस्प बातचीत थी। मैं विशेष रूप से उस पल के दीर्घकालिक प्रभावों की तलाश में नहीं था जिसे आप गुजर रहे हैं, क्योंकि इस साक्षात्कार की तैयारी करते समय मैं लगातार और अधिक समाचार पढ़ रहा था, इसलिए मेरा ध्यान अल्पकालिक बातों पर था। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि आपने दीर्घकालिक पहलुओं पर बात की। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्तरों की मैं सराहना करता हूँ। मेरा भी आनंद, ज्योतिष। My pleasure, Jyotish. Keep Take well. care. Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधाराओं के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार किया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.